मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ में, आप ये माने कि सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक और ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के बारे में वहाँ दिया गया है जो हमारा डिस्कस करना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के टॉपिक से जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक करने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए हैं, जैसे बहुलक दिया है, साबुन अपमार्जक दिया है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब एक बार केमिस्ट्री के जो दो टॉपिक है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और यौगिकों का शुद्धिकरण, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम वो है यौगिकों का शुद्धिकरण। तो इसमें मोस्टली कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण डिस्कस किया जाता है और कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की मेन 5 विधियां हैं। और वो 5 विधियां हैं कौन कौन सी? तो पहली विधि इसमें आती है हमारे पास क्रिस्टलन। पहली विधि क्रिस्टलन। दूसरी विधि डिस्कस करेंगे हम लोग विभेदी निष्कर्षण। दूसरी विधि जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो विधि होगी विभेदी निष्कर्षण। तीसरी विधि जो हम डिस्कस करेंगे वो विधि होगी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी। और चौथी विधि जो हम डिस्कस करेंगे वो विधि होगी उदरपातन। और पांचवी विधि जो इसमें डिस्कस की जाती है वो विधि होती है आसवन। सबसे इम्पोर्टेंट हालांकि आसवन ही है, क्वेश्चन मोस्टली जो आता है वो आसवन से ही आता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आसवन से ही पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट विधि आसवन ही है। लेकिन आज हम 4 विधियों की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलन, विभेदी निष्कर्षण, क्रोमेटोग्राफी और उदरपातन। सबसे पहली बात करें क्रिस्टलन की, तो क्रिस्टलन कब काम में लेते हैं? जनरली अगर कार्बनिक यौगिक ठोस है, ठोस कार्बनिक यौगिक का शोधन इसी विधि से किया जाता है। ठोस कार्बनिक यौगिक का शोधन इसी विधि से किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा विलायक चूज करते हैं जिसमें वो कार्बनिक यौगिक तो पूर्णतः घुलनशील हो, कार्बनिक यौगिक तो घुल जाए परंतु अशुद्धि जो है वो अघुलनशील हो, अशुद्धि ना घुले। तो कार्बनिक यौगिक की अधिकतम मात्रा जब विलायक में घुल जाती है तो संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। उस संतृप्त विलयन को, क्योंकि अशुद्धि नहीं घुली है, कार्बनिक यौगिक घुला है, अशुद्धि नहीं घुली है, फिर जो संतृप्त विलयन बना उसे छान लिया जाता है, क्योंकि अशुद्धि घुली हुई नहीं है। तो अशुद्धि जब घुली नहीं है तो उसे छान लेंगे तो अशुद्धि अपने आप अलग हो जाएगी। और फिर वो जो संतृप्त विलयन बचेगा, अशुद्धि रहित संतृप्त विलयन, उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे जिससे कार्बनिक यौगिक के क्रिस्टल हमें प्राप्त होंगे। इसलिए इस विधि का नाम क्रिस्टलन दिया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो शक्कर है प्लस नमक है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, शक्कर और नमक। अब हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा विलायक चूज करना होगा जिसमें शक्कर तो घुल जाए पर नमक न घुले, और वो विलायक है एथेनॉल। एथेनॉल एक ऐसा विलायक है जिसमें शक्कर घुलती है पर नमक नहीं घुलता है। तो ये जो मिश्रण बना हमने इसको एथेनॉल में डाल दिया। अब एथेनॉल में क्या होगा, शक्कर पूरी तरह घुल जाएगी, नमक नहीं घुलेगा। तो अब हम इसे छान लेंगे, छानने के बाद नमक अलग हो जाएगा और शक्कर जो है वो एथेनॉल में आ जाएगी और वो अलग हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि नमक इसमें नहीं घुला तो छानेंगे तो नमक अलग हो गया। और ये मान लो एथेनॉल था तो अब इसमें शक्कर के पार्टिकल बचे हुए हैं, तो ये एथेनॉल में शक्कर का संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे
तो जो शक्कर के कण है, शक्कर के जो पार्टिकल हैं वो नीचे क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस विधि को क्रिस्टलन कहा जाता है। तो इस विधि का मुख्य आधार यह है कि हमें एक ऐसा विलायक चूज करना होता है जिसमें कार्बनिक यौगिक तो घुल जाए पर अशुद्धि न घुले। तो जब अशुद्धि नहीं घुलेगी तो छानेंगे तो अशुद्धि अलग हो जाएगी। जो कार्बनिक यौगिक घुला हुआ है उसे उस विलायक में आ जाएगा, वो संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा उसका। फिर उसे ठंडा करेंगे तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये क्रिस्टलन विधि है। दूसरी विधि आती है विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण विधि का सिद्धांत ये है कि इसमें दो कार्बनिक यौगिकों का जो मिश्रण है दो कार्बनिक यौगिकों का जो मिश्रण है इसके अंदर, उसमें से एक जल में विलय होना चाहिए, एक जल में विलय होना चाहिए, यानी एक जल में घुलना चाहिए और दूसरा जल में नहीं घुलना चाहिए, दूसरा जल में नहीं घुलना चाहिए, यानी दूसरा जल में विलय नहीं होना चाहिए। तो एक तो जल में घुलना चाहिए और दूसरा जो है वो जल में नहीं घुलना चाहिए। जैसे बेंजीन प्लस बेंजोइक अम्ल का अगर मिश्रण बन जाए और इसे हम अलग अलग करना चाहें, बेंजीन के साथ बेंजोइक अम्ल मिक्स हो गया और हम इसे चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग करें, बेंजीन को और बेंजोइक अम्ल को, तो बेंजोइक अम्ल जो होता है वो तो जल में घुल जाता है, पर जो बेंजीन होता है वो जल में नहीं घुलता। तो हम क्या करते हैं, अब बेंजीन और बेंजोइक अम्ल के मिश्रण को जल में डाल लेते हैं। जल में डाल लिया, जल में डालते ही क्या होगा, बेंजोइक अम्ल जल में घुल जाएगा और बेंजीन जल में नहीं घुलेगा। और बेंजीन भी द्रव्य है और बेंजीन जल में नहीं घुलेगा, इसलिए दो परतें बन जाएंगी। एक परत बेंजीन की दिखेगी, एक बेंजोइक अम्ल और जल की दिखेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, बेंजीन आप ये मान लें कि तेल है, क्या तेल और पानी मिक्स होते हैं? नहीं होते। तो जब तेल और पानी मिक्स किए जाते हैं तो एक परत तेल की और एक परत पानी की हमें दिखाई देती है। सेम वही बात है, बेंजीन पानी में नहीं घुलता। तो जब बेंजीन और पानी मिक्स होंगे तो वो घुलेंगे नहीं एक दूसरे में, तो बेंजीन की लेयर अलग दिखेगी, पानी की लेयर हमें अलग दिखेगी और पानी में बेंजोइक अम्ल आ जाएगा क्योंकि बेंजोइक अम्ल पानी में घुलता है। तो जब बेंजीन और बेंजोइक अम्ल के मिश्रण को हम पानी में डालते हैं तो दो परतें हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये दो परतें हमें दिखाई देने लग गई। एक परत तो है बेंजीन की और एक परत है जल प्लस बेंजोइक अम्ल की। क्लियर? बेंजोइक अम्ल किस में आ गया? जल में। बेंजोइक अम्ल जल में आ गया। तो एक परत तो है बेंजीन की और एक परत बनी जल और बेंजोइक अम्ल की। अब एक विशेष प्रकार की कीप जिसे हम पृथककारी कीप कहते हैं, तो एक पृथककारी कीप ले ली जाती है। ये मैंने एक पृथककारी कीप ले ली यहाँ। ये पृथककारी कीप है जिसके आगे एक, ये मान लें आप, टैप सिस्टम लगा होता है। इस टैप को ओपन करेंगे तो ही द्रव इसमें से बाहर निकलेगा। अब हमने ऊपर से ये मिश्रण डाल दिया जिसमें एक लेयर जल और बेंजोइक अम्ल की है और दूसरी लेयर जो है वो बेंजीन की है। तो ये जो कीप होती है ये कांच से बनी होती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है, तो अपने को स्पष्ट दिखाई देती है कि ये दोनों परतें एक दूसरे में मिक्स नहीं है। दो परतें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ जैसे जल और तेल की परत दिखाई देती है वैसे ही जल और बेंजीन की परत दिखाई देती है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बीकर लगाते हैं, टैप ओपन करते हैं। टैप ओपन करते ही सबसे पहले जल और बेंजोइक अम्ल आएगा। ये परत जैसे ही समाप्त होगी तो हमें दिख जाएगा कि ये परत ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस बीकर को हटा लेंगे। उसके बाद नई बीकर लगाएंगे जिसमें ये बेंजीन आ जाएगी। तो इस प्रकार बेंजीन और बेंजोइक अम्ल को हम जल की सहायता से अलग कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन जल में नहीं घुलता और बेंजोइक अम्ल जल में घुलता है।
और इसके लिए जो विधि हम काम में लेते हैं वो है विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये विभेदी निष्कर्षण थी। उसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी और फिर उदरपातन। तो ये दो विधियां आज हम और डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोग्राफी और उदरपातन। फिर ये कल डिस्कस करेंगे आसवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आसवन। और आप ये मान के चलें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम बैठते हैं तो 90% प्रोबेबिलिटी आसवन से ही क्वेश्चन आने की है, केवल 10% प्रोबेबिलिटी ही बाकी चारों से है। लेकिन हम पहले चार डिस्कस कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम क्रोमेटोग्राफी की। अब चलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी की ओर। क्रोमेटोग्राफी क्या है देखें हम। तो क्रोमेटोग्राफी, तो बात कर रहे हैं हम क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी की। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी, क्रोमेटो वर्ड जो इसमें लिया हुआ है क्रोमा से लिया हुआ है, और क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा यानी रंग। तो रंगीन पदार्थों का अगर मिश्रण बना हुआ है, रंगीन यौगिकों का अगर मिश्रण बना हुआ है, तो उसे पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। तो रंगीन पदार्थों को पृथक करने की विधि या रंगीन पदार्थों को शोधित करने की विधि जो है वो क्रोमेटोग्राफी है। अब इसमें क्रोमेटोग्राफी में कई प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम लोग उठा रहे हैं कि क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, एक ब्यूरेट ले लेते हैं, स्तंभ ले लेते हैं, ब्यूरेट ले लिया एक, इस ब्यूरेट में एक अधिशोषक भर लेते हैं। तो अब इसमें एक अधिशोषक भर लिया प्यूरी ब्यूरेट में, ये अधिशोषक भरा हुआ है, अधिशोषक। इस अधिशोषक की, इसमें जो अधिशोषक होते हैं, जैसे मान लो मैंने सिलिका जेल भर लिया, सिलिका जेल एक अधिशोषक है। ये जो मिश्रण हम अलग करना चाहते हैं, जिन पदार्थों को हम अलग करना चाहते हैं, जैसे ये मान लो मेरे पास कोई मिश्रण है, 3 पदार्थ इसमें मिक्स हैं, A + B + C, इसमें 3 पदार्थ मिक्स हैं A, B, C। तो ये जो अधिशोषक होगा इसकी विशेषता होगी कि ये इसमें से किसी एक को ही ज़्यादा अधिशोषित करेगा। और सपोज कि ये एक को प्रबल अधिशोषित करता है, एक को बहुत अधिक अधिशोषित करता है, बी को ये मध्यम अधिशोषित करता है, यानी अधिशोषित तो करता है पर उतना ज़्यादा नहीं करता जितना ए को किया था, और सी को बहुत ही कम यानी दुर्बल अधिशोषित करता है। ए को इसने प्रबल अधिशोषित किया, बी को मध्यम अधिशोषित किया, और सी को बहुत कम अधिशोषित करता है। ये जो अधिशोषक है इसकी विशेषता होती है कि ये जो मिश्रण बना है, इस मिश्रण में जो घटक है उन घटकों को अधिशोषित करने की क्षमता इसकी अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक विलयन तैयार करते हैं ए, बी और सी का। तो अब सपोज कि मैंने ए, बी और सी का एक विलयन तैयार कर लिया, ए, बी, सी का। अब इस विलयन को इस अधिशोषक पर गिरा देते हैं। ए, बी और सी का जो विलयन है उसे हम अधिशोषक पर उड़ेल देते हैं, अधिशोषक पर गिरा देते हैं, स्तंभ में गिरा देते हैं। अब जो अधिशोषक है वो ए को प्रबल अधिशोषित करता है, अतः जो घटक ए है वो यहीं पर ही अधिशोषित हो जाता है, ऊपर ही अधिशोषित हो जाता है, क्योंकि जो अधिशोषक है वो ए को प्रबल अधिशोषित करता है। बी को वो मध्यम अधिशोषित करता है, तो बी थोड़ा आगे जाकर अधिशोषित हो जाता है, बी थोड़ा आगे जाकर अधिशोषित हो जाता है, और सी को वो दुर्बल अधिशोषित करता है, अतः सी जो होता है वो बिल्कुल नीचे जाकर अधिशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार ए, बी और सी की अलग अलग रंगीन पट्टियाँ हमें स्तंभ के अंदर दिखाई देने लग जाती हैं। ए, बी और सी की अलग अलग रंगीन पट्टियाँ जो होती हैं वो हमें स्तंभ के अंदर दिखाई देने लग जाती हैं। अब ऊपर से डालते हैं इसके निक्षालक, ऊपर से क्या डालते हैं, इसके निक्षालक, इलुएंट बोलते हैं वैसे, इलुएंट,
या निक्षालक। निक्षालक यानी बहता हुआ विलायक। तो इसके ऊपर से बहता हुआ विलायक डाला जाता है। तो ये विलायक क्या करता है, इन पट्टियों को नीचे खिसकाता है। अधिशोषक तो वहीं रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन ये जो रंगीन पदार्थ होंगे उस विलायक में घुलने लगेंगे और नीचे खिसकने लगेंगे। तो सबसे पहले ब्यूरेट से कौन सा बाहर निकलेगा, सी। सबसे पहले ब्यूरेट से सी बाहर निकलेगा, और क्योंकि रंगीन पट्टी है तो अपने को दिखाई दे जाएगा कि सी बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ एक बीकर लगाएंगे तो वो बहते हुए विलायक यानी निक्षालक के साथ सी बाहर आ जाएगा। तो इस बीकर को हटा लेंगे, फिर दूसरा बीकर लगाएंगे, अब बी बाहर आ जाएगा। फिर इस बीकर को भी हटा लेंगे, फिर तीसरा बीकर लगाएंगे, ए बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ए, बी और सी का पृथक्करण कर लिया जाता है। अब सबसे मेन बात जो है ये ध्यान रखना कि क्रोमेटोग्राफी में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक होती है स्थिर प्रावस्था और एक होती है गतिशील प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था जो अपनी जगह पर रुकी हुई है वो है अधिशोषक। अधिशोषक अपनी जगह पर जैसा था वैसा ही रहा। और गतिशील प्रावस्था जो है वो ये रासायनिक यौगिक हैं ए, बी, सी जो इसमें गति कर रहे हैं। तो गतिशील प्रावस्था ये है और स्थिर प्रावस्था जो है वो अधिशोषक है। तो दो प्रावस्थाएं हम क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं, स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था। अब सबसे मेन बात यही है कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो रंगीन पदार्थों को पृथक करने की, रंगीन पदार्थों के शोधन की विधि है। क्रोमेटोग्राफी विधि में स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी मेन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी यही सिस्टम होता है। उसमें भी रंगीन पदार्थों की एक डॉट, आप ये मान लें कि एक बिंदु लगाया जाता है रंगीन पदार्थों के मिश्रण का। फिर पानी उस पेपर के ऊपर या उस कांच की परत के ऊपर जिस पर अधिशोषक लगा होता है आगे सरकता है, क्योंकि पानी निक्षालक है। तो वो उसमें जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको अलग करते हुए आगे जाता है। जैसे हम बात करें, ये मान लो वो पेपर है, यहाँ वो ए, बी और सी का मिश्रण लगा दिया, ए, बी और सी का मिश्रण लगा दिया। अब इसे एक विलायक में डिप कर देते हैं, जिसमें ये ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल पेपर का निचला सिरा ही डिप हो, उसके अंदर ये जो मिश्रण की बूंद लगी है ये डिप नहीं होनी चाहिए। अब पानी इस पेपर के ऊपर चढ़ने लगता है, तो सबसे कम अधिशोषित कौन था, सी। तो सी सबसे पहले अपनी जगह छोड़ता है और ऊपर की ओर गति करने लगता है, तो सी यहाँ आ गया। मध्यम अधिशोषित था बी, तो बी भी पानी के साथ ऊपर की ओर जाने लगता है, तो बी यहाँ आ गया। और ए प्रबल अधिशोषित था, अतः ए अपनी जगह नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार ए, बी, सी की जो डॉट होती हैं, जो बिंदु होते हैं, वो अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं और फिर उन्हें सुखाकर खुरच कर उतार लिया जाता है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी या पतली क्रोमेटोग्राफी का सिस्टम होता है। अब बात करें हम चौथी विधि, उधर्वपातन। उधर्वपातन सबलिमेशन। सबसे पहली बात करें हम उधर्वपातन है क्या। तो उधर्वपातन जो है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, द्रव में परिवर्तित नहीं होते। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे किस में बदलते हैं, गैस में, द्रव अवस्था में नहीं आते। ऐसे पदार्थों को हम उधर्वपातज पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ ठोस से सीधे किस में बदलते हैं, गैस में। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, द्रव प्रावस्था में नहीं आते। ऐसे पदार्थों को हम उधर्वपातज पदार्थ कहते हैं। और उधर्वपातज पदार्थों का शोधन जिस विधि से किया जाता है उस विधि को उधर्वपातन के नाम से जाना जाता है। जैसे कपूर, कपूर ठोस को सीधे गैस में बदलने की क्रिया उधर्वपातन कहलाती है। और जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, बीच में द्रव में नहीं आते, वो उधर्वपातज पदार्थ होते हैं। जैसे कपूर, कपूर उधर्वपातज है। जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर ठोस होता है, लेकिन वो बिना द्रव में आए सीधे गैस बनकर उड़ जाता है। तो कपूर एक उधर्वपातज पदार्थ है। अब उधर्वपातन विधि से कैसे कपूर का शोधन करते हैं वो देखें।
अब इसमें क्या करते हैं, एक पोर्सिलीन की प्याली लेते हैं, पोर्सिलीन की प्याली लेते हैं एक, ये पोर्सिलीन की प्याली है, पोर्सिलीन की प्याली लेते हैं जिसमें अशुद्ध कपूर रखा हुआ है। ये अशुद्ध कपूर है, आप ये मान लें कि कपूर में मान लो नमक मिला हुआ है, कपूर में नमक मिला हुआ है, तो पोर्सिलीन की प्याली में अशुद्ध कपूर रख दिया। अब इसके ऊपर एक उल्टी कीप लगा देते हैं, तो इसके ऊपर एक उल्टी कीप लगा दी, कीप के मुख पर रुई लगाकर बंद कर देते हैं। कीप का मुंह बंद कर दिया, किससे? रुई से। और ये कीप लगा दी, उल्टी कीप रख दी इसके ऊपर, और कीप के बिल्कुल यहाँ हम लोग ठंडा गिल्ला फिल्टर पेपर लपेट देते हैं। कीप के ऊपर बिल्कुल जहाँ रुई लगाई हुई है उसके चारों ओर गिल्ला फिल्टर पेपर, जो कि बिल्कुल ठंडे पानी से गिल्ला किया हुआ है हमने, वो ऊपर लपेट देते हैं कीप के। अब हम क्या करते हैं, इस कीप को और पोर्सिलीन प्याली को, जो ऑपरेटर्स हमने तैयार किया है, इस पोर्सिलीन की प्याली को गर्म करना शुरू कर देते हैं। पोर्सिलीन की प्याली को गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो कपूर जो है वो उधरोपातज है, ये ठोस से किस में बदलेगा? गैस में। तो ये गैस में बदल कर ऊपर की ओर जाने लग जाएगा, तो इसके जो कण होंगे वो ऊपर जाने लग जाएंगे, लेकिन वो इस कीप से बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर रुई से इसका मुख बंद किया हुआ है। तो वो सारे कपूर के कण इस ऊपर वाली सतह पर रुई में जाकर इकट्ठे होने लग जाएंगे। और इसके चारों ओर हमने ठंडा फिल्टर पेपर लपेट रखा है। ठंडा फिल्टर पेपर क्या करेगा? उसका टेम्परेचर कम कर देगा, फिर वो गैस से वापस ठोस में आने लग जाएगा। तो इस प्रकार नमक नीचे ही रह जाएगा, कपूर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो कपूर का शोधन जो है, या नेफ्थलीन का शोधन जो है, नेफ्थलीन भी एक उदरपातज पदार्थ है। जितने भी उदरपातज पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में आते हैं, उनका शोधन उदरपातन विधि द्वारा ही किया जाता है। इस विधि में पोर्सिलीन की एक प्याली लेते हैं, स्पेशल प्याली होती है ये, केमिस्ट्री लैब के अंदर हमने देखी होगी, जो हमें लगता है कि ये चीनी मिट्टी की प्याली है, लेकिन वास्तव में वो पोर्सिलीन की प्याली होती है। उसमें हम लोग अशुद्ध कपूर या अशुद्ध नेफ्थलीन रख देते हैं, फिर उसके ऊपर कीप लगा देते हैं, उल्टी की हुई कीप के ऊपर रुई का प्लग लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं, कीप का मुंह बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से वो पदार्थ गैस बनकर बाहर ना निकल जाए। और मुख के चारों ओर हम लोग गिल्ला फिल्टर पेपर लपेट देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब हम उसको गर्म करते हैं तो अशुद्धियाँ तो नीचे ही रह जाएंगी, और जो उदरपातज पदार्थ है वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने लग जाएगा। तो वो उदरपातज पदार्थ ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर वो उसके मुख पर इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जो गिल्ला फिल्टर पेपर लपेटा हुआ वो उसके ताप को कम कर देगा, और ताप कम करते ही वो जो गैस बना था उदरपातज पदार्थ वो वापस ठोस में आ जाएगा। इस प्रकार शुद्ध रूप में वो हमें रुई में प्राप्त होता है, अशुद्धियाँ नीचे ही रह जाती हैं। तो इस प्रकार उदरपातज पदार्थ का शोधन जो है वो उदरपातन विधि से किया जाता है। तो ये शोधन की 4 विधियाँ हमने आज डिस्कस की हैं। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आसवन को लेकर चलेंगे हम। आसवन भी 4 प्रकार का होता है, आसवन 4 प्रकार का होता है। उन चारों आसवन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा आसवन जो है वो हमने कब यूज करना है, जिसमें सबसे मेन जो है प्रभाजी आसवन और कम दाब पर आसवन। इन दोनों का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आसवन 4 प्रकार का है। उस 4 प्रकार में पहला है साधारण आसवन, साधारण आसवन। दूसरा है प्रभाजी आसवन। तीसरा है कम दाब पर आसवन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रभाजी और कम दाब पर आसवन। और चौथा है भाप आसवन। तो 4 प्रकार का आसवन होता है, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, कम दाब पर आसवन और भाप आसवन। किसका यूज कब करना है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा जो मेथड था कार्बनिक यौगिकों की शोधन की विधियां, तो 4 विधियां हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वीं और अंतिम विधि हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आसवन विधि। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं शोधन की अंतिम विधि
आसवन के साथ। थैंक यू।